क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिपेयर BRS इन द बुक्स ऑफ भारती एज ऑन 31 जनवरी 2023। ठीक है, तो BRS का पहले बेसिक फॉर्मेट देख लो, अगर भूल गए तो फटाफट से एक बॉक्स बना लो और उसमें ट्रायल बैलेंस जैसा फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स लिख लो और प्लस आइटम लिख लो और माइनस आइटम लिख लो, बस। चलो, तो अब फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31 जनवरी वॉज 62,500। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि बैलेंस आपको ओवरड्राफ्ट तो नहीं दे रखा, पहले ये चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर ओवरड्राफ्ट नहीं दे रखा तो इसका मतलब आपको ये बैलेंस प्लस आइटम में लिखना है। कहाँ लिखना है? प्लस आइटम। ठीक है, और अगर ओवरड्राफ्ट दे रखा होता तो माइनस में लिखते। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग का तरीका हो गया। बाकी इंग्लिश आप लिख लोगे बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमें पूरा क्वेश्चन पासबुक के हिसाब से बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पासबुक के हिसाब से ऊपर या नीचे करना पड़ेगा। ठीक, तो पहली ट्रांजैक्शन में लिखा है, मतलब सेकंड में अब लिखा है चेक्स ऑफ 17,800 वॉज इशूड बाय 28 जनवरी बट दिस वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 जनवरी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप चेक इशू करते हो तो इसका मतलब है कि आपने कैश बुक कम कर ली। कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन पासबुक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब हम तो ये क्वेश्चन पासबुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, पासबुक में चेंज तो कम करना, माइनस आइटम, राइट। तो अब ये ध्यान रखना, आपको ये पूरा क्वेश्चन पासबुक में बढ़ाना है घटाना है। तो आप पासबुक को कम कर दोगे तो माइनस आइटम में लिख लो 17,500। हाँ, 800। ठीक है, मैं तो देख रहा था कौन बच्चा अलर्ट है। तो 17,800, वेरी गुड। बट समझ आ गया लॉजिक? ठीक है, बाकी इंग्लिश मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप एग्जाम में लिख लेना अपने आप। हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, समझ गए इंग्लिश क्या लिखनी है एग्जाम में? शॉर्ट में लिखनी है बस। बाकी इंग्लिश ना भी लिख पाओ तो भी छोड़ देना, आधा नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद लिखा है थर्ड, चेक ऑफ 4,000 रुपये इशूड टू श्री रोहित वॉज टेकन इन द कैश कॉलम। इसका मतलब है कि आपने चेक इशू कर दिया, मतलब किसी को दे दिया, और आपने कैश कॉलम में लेकिन गलती से लिख लिया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैश बुक जो है वो कम नहीं हुई है। तो कैश बुक का हाथ अभी यहीं रख लेते हैं। अब आपने किसी को चेक दिया होगा, रोहित को, तो पासबुक में से तो पैसे कट गए, तो पासबुक नीचे चली गई। तो अब हमें पासबुक को क्या करना है? प्लस बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो बढ़ाने के लिए आप 4,000 को प्लस आइटम में लिख लो। ठीक है, बाकी इंग्लिश छोड़ दो। उसके बाद फोर्थ में लिखा है ए चेक ऑफ 15,000 रुपये वॉज पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब डिपॉजिट इनटू बैंक, बट वॉज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब ऊपर वाले पॉइंट की तरह गलती है कि आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं करा। तो कैश बुक तो अभी नीचे ही है, लेकिन पासबुक में बढ़ गया होगा पैसा। तो अब आपको पासबुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, माइनस। तो 15,000 रुपये को आप माइनस कर दो, मतलब माइनस आइटम में लिख लो 15,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बैंक चार्ज्ड 55 एज इट्स कमीशन। पहले बस इतना ही करते हैं। इसका मतलब है बैंक ने 55 रुपये कमीशन के काट लिए, तो पासबुक आपकी कम हो गई। तो ऐसे कैश बुक को ऊपर रख लेते हैं, पासबुक कम हो गई। तो अब आपको पासबुक को क्या करना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा, प्लस आइटम। तो 55 को प्लस कर दो, प्लस आइटम में लिख लो। और इसी में एक और पॉइंट है आगे,
एंड अलाउड इंटरेस्ट 50। अलाउ इंटरेस्ट 50 का मतलब है कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया, पासबुक बढ़ गई, तो अब कैश बुक में तो हमारा हाथ नीचे ही है, तो पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा, तो 50 को आप माइनस आइटम में लिख लो बस। तो अब आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो अब आप टोटल कर लो दोनों साइड का, पॉजिटिव का टोटल ज़्यादा आएगा 66,555। तो अब 66,555 में से ये काले रंग वाले माइनस करो तीनों, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो वो माइनस करके निकाल लो क्या आ रहा है। तो 33,705 सही आ रहा है, वैसे यही आंसर है, तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो इसको बोल देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट के लिए फेवरेबल बैलेंस होता है, जब माइनस आइटम में बचता है तो इसका मतलब वो फेवरेबल बैलेंस होता है। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये आप छोड़ भी सकते हो। ये तो 4-6 नंबर का आ सकता है, 4 का आ जाएगा जनरली, हाँ। लेकिन आपको खुश करने के लिए मैंने इसको 6 रखा ताकि आपको अच्छा लगे, है ना। लेकिन अब आपके हौसले को तोड़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हाँ, ये डेप्रिसिएशन अब मैं करवा दूँ पहले पढ़ के आराम से, तो फिर मुझे मौका दो पढ़ने का। चलो, तो अब ध्यान से पढ़ना है पहले, फिर मैं सारा करवा भी दूँगा, लेकिन पहले पढ़ लो। इसमें लिखा है ऑन 1 जून 2020 के लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फॉर 27 लाख। तो एक माइंड में अपने पिक्चर बनाते रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि सॉल्व करते समय याद रहे। तो हमने सबसे पहले एक मशीन खरीदी है, ऐसे सोचते रहो बस, ठीक है। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV मेथड, एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। फिर लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2022 ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जून 2020 फॉर 6 लाख वॉज सोल्ड फॉर 3,50,000। तो आपने कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद मशीन के एक हिस्से को बेच दिया है, पूरी मशीन नहीं बेची है, याद रखना, आपने मशीन के सिर्फ एक पोर्शन को बेचा है। एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 8 लाख, और आपने फिर एक नई मशीन 2 भी खरीद ली। तो ये एक क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बन गया, ठीक है। बाकी लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो पहले फिर भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट आपके लिए और अपने लिए भी, मतलब, तो आपको अगर बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो देख के खुश भी हो सकते हो। तो 1 अप्रैल 2022 से शुरू कर लेता हूँ साल, या 20 इनफैक्ट से शुरू कर लेता हूँ। कब खरीदी थी मशीन हमने? 20 में, ठीक है। चलो, तो यहीं देखते रहो, यहीं से समझा दूँगा आपको। तो सबसे पहले आपने मशीन कब खरीदी, बताओ डेट। हाँ, तो 1 जून 2020 में आपने सबसे पहले मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 27 लाख। तो 27 लाख की खरीदी है, लेकिन क्योंकि मैं होशियार हूँ तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि मैंने एक मशीन खरीदी 21 लाख की और एक मशीन खरीदी 6 लाख की। बताओ मैंने एक साथ 27 लाख क्यों नहीं माना? क्योंकि सर हमने इसी का एक पोर्शन आगे चल के बेच वेरी गुड, और हमें डेप्रिसिएशन का बिल्कुल सही, क्योंकि हम इस मशीन का एक पोर्शन आगे जाकर बेचेंगे, और वो भी एक पोर्शन जो हमने 6 लाख का ख़रीदा था वो पोर्शन बेचेंगे। तो हमने इसीलिए शुरू में अलग कर लिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। समझ आ गई बात? तो जब भी मशीन का पोर्शन बेचा जाए तो इट्स बेटर कि आप उस मशीन को शुरू में अलग मान लो। तो अब आप इस क्वेश्चन को ये मत सोचना कि हमने 27 लाख की एक मशीन खरीदी है, आप ऐसे देखो कि आपने 2 मशीन खरीदी है, एक 21 लाख की और एक 6 लाख की। 6 लाख वाली बाद में बेच देंगे, ऐसे चलाएंगे अब क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, बाकी ये आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया।
31 मार्च 2021 को, ठीक है, एक साल ख़त्म हो गया। अगला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ तो उसमें लिखा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो 1 अक्टूबर 2022 को अब देखो लिखा है कि आपने ये वाली मशीन, देखो लिखा है ना, यही वाली 6 लाख रुपए वाली मशीन को क्या कर दिया, बेच दिया। और ये आपने बेची है 3.5 लाख में। तो समझ आ रहा है भाइयों बहनों। और उसी दिन ये भी लिखा था ऑन द सेम डेट आपने एक मशीन और खरीद ली, है ना, फॉर ₹8 लाख। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब मैं कह सकता हूँ डायग्रामेटिक एनालिसिस बन गया। बस फिर 3 साल ख़त्म हो गए और क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मतलब कहानी ख़त्म हो गई। तो आप देखो कि ये 3 साल का सवाल पहले आपको क्लियर है डायग्रामेटिकली। बाकी हमें मशीनों को 10% डेप्रिशिएट करना है WDV मेथड से, ठीक है। चलो, तो डायग्राम चाहे आप मत बनाओ, वो तो देखते रहेंगे। तो हमको 3 चीज़ें कह रहा है प्रिपेयर करनी है। बना लेते हैं फटाफट ढांचा। एक बना लेते हैं मशीन अकाउंट, ठीक है। तो ये आप बना लो बड़ा सा सुंदर सा, डेट पर्टिकुलर रुपी, और दूसरा उसने कहा बना लो एक PFD, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी बना लो एक बड़ा सा। और तीसरा तो सिर्फ डिस्पोजल के टाइम पे बनता है, तो वो छोटा सा ही बना लो, उसको बोलते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो वो साइड में बना लेते हैं। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बाकी हो सकता है एग्जाम में आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट ना बोले बनाने को, तो मत बनाना। तो ये छोटा सा ही बना लो 4 लाइन का, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 4 ही बातें लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट। चलो, तो हम ईयर वाइज ईयर अकाउंटिंग करेंगे। पहले खाली 1 साल की अकाउंटिंग करेंगे, तो मतलब सिर्फ येलो कलर जो है उस पर फोकस करेंगे। हम सिर्फ अभी 1 साल की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले 1 जून को आपने मशीनें खरीदी, बताओ कहाँ लिखोगे? मशीन अकाउंट में लिख लो टू बैंक, ठीक है, 27 लाख रुपए। हाँ, वो तो मन में सोचने के लिए ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो 21 और 6। भाई अमाउंट तो 27 ही रहेगा ना गुरुदेव, ठीक है। तो आप अमाउंट पे फोकस करना, मन में अंदर कुछ भी सोच रहे हैं वो एक अलग कहानी, अमाउंट सही चलेगा। तो हमने सबसे पहले मशीन खरीद ली, ठीक है। अब उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 महीने हो गए जी। तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, 10% का रेट है, तो वो आप निकालो। जो बच्चा मैथ्स में तेज है वो बताए। तो 21 लाख वाले का अलग निकाल दो, मतलब ऐसे लिख लेता हूँ आपसे पूछ के,
21 लाख का अलग निकाल लो और 6 लाख का अलग निकाल लो। 10% तो हो गया 2,10,000 और इंटू 10/12 तो मेरे ख्याल से हो गया 1,75,000। फिर 6 लाख का 10% हो गया 60,000। 60,000 इंटू 10/12 तो मेरे ख्याल से हो गया 50,000। बाकी आप भी देख लो कि यही है भाइयों बहनों। तो मतलब ठीक है, यही हो गया। तो 10 महीने का मैंने डेप निकाल लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत? चलो अब अकाउंटिंग बताओ, इन्हें कहाँ लिखोगे? वेरी गुड। तो इसको हम मशीन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, याद रखना, मशीन अकाउंट में नहीं लिखना है, इसको हम लिखते हैं पीएफडी अकाउंट में। हाँ, तो 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीसिएशन। तो दोनों को जोड़कर ही लिख लो या अलग अलग मन में सोच लेते चाहें। हाँ, 2,25,000 है ना, तो दोनों को जोड़कर लिख लेते हैं 2,25,000। तो कोई भी दिक्कत हो तो बता देना भाई हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जैसे ही 1 साल ख़त्म हो जाए बस फिर आप ऐसे टोटल कर लो। ये ड्रामा करना ज़रूरी है, ठीक है, टोटल करने का ड्रामा करना ज़रूरी है साल के एंड में। फिर टू बैलेंस सीडी भी लिखने का ड्रामा करना है, 2,25,000 और इसको अगले साल 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस बीडी लिखने का भी ड्रामा करना है। तो जब भी साल एंड होता है तो ये थोड़ा सा ड्रामा मैंडेटरी है। ठीक है, ओके, समझ गए? ये ड्रामा बैलेंस कैरिड डाउन और अगले साल के ओपनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर यही सेम ड्रामा मशीन अकाउंट में भी करते हैं। आ जाओ, मशीन अकाउंट में भी टोटल 27 लाख टोटल 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस सीडी 27 लाख और अगले साल 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी 27 लाख। तो बस ये आपको थोड़ा सा ड्रामा ध्यान रखना है, ईयर के एंड पर हमें करना पड़ता है, ईयर के एंड का ये छोटा सा ड्रामा। ठीक है, तो पहले साल की अकाउंटिंग में कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रहा किसी को? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पीला कलर हमने 1 साल कर लिया, अब अगले साल के पीले कलर पर चलते हैं। अगले साल तो कुछ भी अकाउंटिंग नहीं है, मतलब कुछ खरीदा तो कुछ है ही नहीं, बस अब डेप्रीसिएशन निकाल लो M1 का और M2 का। अब WDV मेथड से निकालना है। तो WDV मेथड का क्या था रूल फंडा बताओ? हाँ, अब मशीन 1 की वैल्यू देखो कम हो जाएगी। अब देख लेना ध्यान से, मैं नीला कलर कर रहा हूँ। मशीन 1 की वैल्यू थी 21 लाख, राइट, और मशीन 1 का डेप्रीसिएशन था 1,75,000, राइट। तो ये माइनस करेंगे, तो 21 लाख में से 1,75,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 19,25,000। ठीक है, तो बस उसका 10% निकाल लो, मतलब 1,92,500। समझ गए भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है विभोर बाबू? है दिक्कत? वेरी गुड। तो अगला हरे रंग पे फोकस करो। मशीन 2 की वैल्यू बोलो अपने मुँह से, कितनी थी? 6 लाख। वेरी गुड। मशीन 2 का डेप्रीसिएशन कितना था? वेरी गुड। अब 6 लाख में से 50,000 माइनस करो, 10,000। गाल पे थप्पड़ लगाओ। 6 लाख में से हाँ 5,50,000। तो अब समझ आया? ठीक है, 5,50,000 ओके हो गया। तो अब इसका 10% कैलकुलेट कर 50। तो क्लियर हो गया भाई सबको? ठीक है, तो मैं फिर भी दोनों फिगर फाइनल लिख रहा हूँ।
तो मशीन 2 का डेप्रीसिएशन 55,000 लिख रहा हूँ और मशीन 1 का डेप्रीसिएशन 19,92,500, मतलब 992,500। तो आप अपने मन की तसल्ली करके आगे बढ़ूंगा। पहले जितने बच्चे बैठे हैं महफिल में सब बोलो भाई ओके, ये फिगर्स में किसी को भी डाउट तो नहीं है? चलो थैंक गॉड। तो समझ आ गया WDV मेथड कैसे काम करता है? वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलो अब ये डेप्रीसिएशन कहाँ लिखना है वो बताओ? PFD अकाउंट में। वेरी गुड। तो अब तो आप चैम्प हो गए। तो लिख दो 31 मार्च 2022 बाय डेप्रीसिएशन। अब जोड़ के इकट्ठे ही लिख लो, क्या बार बार अलग? 2,47,500। ठीक है, वेरी गुड। 2,47,500 है ना, तो एक साथ ही लिख लो जोड़ के 2,47,500 बस। बाकी वो ईयर एंड वाला ड्रामा कर लेते हैं। टोटल आ गया 472,500, 472,500। तो बैलेंस बच गया 472,500, जिसको अगले साल लिख लेंगे बाय बैलेंस BD 472,500। ठीक है, तो देख लो, मन की संतुष्टि कर लो और मुझे बता दो अगर आपको लग रहा है कि सर कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब यही ड्रामा मशीन अकाउंट में भी कर लेते हैं, आ जाओ, क्योंकि ईयर एंड पे आपको ड्रामा करना है, ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो ईयर एंड पर टोटल कर लो 27 लाख। ठीक है, 27 लाख बाय बैलेंस CD लिख लो 27 लाख, और अगले साल का 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD लिख लो 27 लाख। तो ईयर एंड पर आपको बस ये ध्यान रखना है, ये करना ज़रूरी है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे करते ही नहीं है, सीधा करे जा रहे हैं, 3 साल तक पहुँच गए, बीच में टोटल हो ही नहीं रहा। तो हर ईयर एंड पे आपको टोटल करना है, मतलब कास्टिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ओके हो रहा है क्वेश्चन 2 साल? चलो ठीक है, अब थर्ड ईयर में चलते हैं। तो तीसरे साल पे चलते हैं। अब ये शुरू के मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब क्योंकि हमने कर लिया काम। अब तीसरे साल में चलते हैं। पहले तो एक काम करो, क्योंकि तीसरे साल में आगे बढ़ना है ना, मशीन 1 और मशीन 2 की एक बार आप वो बताओगे बुक वैल्यू क्या बच रही है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपने मशीन 1 को देखो डेप्रीशिएट करा ना, तो नीला कलर पहले मशीन 1 की वैल्यू विभोर आप बोलो कितनी दे रखी है? 21 लाख। अब उसमें से 2 बार 2 वैल्यूज माइनस करनी है, क्या क्या? 1,75,000 और 192,500। वो माइनस करके क्या वैल्यू बच रही है वो बताएं। तो वो माइनस करके क्या वैल्यू बच रही है, समझ गए क्या पूछ रहा हूँ? 3,67,500। श्योर? मशीन 1 की? हाँ, अब माइनस करके, हाँ में से माइनस करके क्या बचेगी? बुक वैल्यू। बताओ आदित्य, तुम तो फास्ट हो मैथ्स में, और तब तक कोई जो मैथ्स में वीक है वो हरे कलर वाली का निकाले मशीन 2 का। 6 लाख माइनस 50 माइनस 55, 4,95,000। तो मशीन 2 की बुक वैल्यू तो बच रही है 4,95,000। ठीक है, तो जो बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है उसने ये सही बताया। अब जो मैथ्स में होशियार है, 17,32,500 ये मशीन 1 की बुक वैल्यू बच रही है। तो पहले ये दोनों फिगर्स देख लो कि सबको समझ आ रही हैं कि कैसे निकली, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। बुक वैल्यू का मीनिंग समझ गए? चलो ठीक है।
अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना, जो गलती होती है वो यहीं होती है मेजरली। अब मशीन 1 जो है उस पर तो आप पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन लगा दोगे, क्योंकि वो हमने पूरे साल यूज़ कर ली। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है, M2 पे फोकस करना। M2 आपने कब बेची? देखो 1 अक्टूबर को लिखा है कि नहीं? बेच दी। तो M2 पर आपको सिर्फ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नहीं 1 अक्टूबर नहीं काउंट करोगे ना, तो 6 महीने, हाँ, क्योंकि अक्टूबर 1 है। तो M2 पर आपको सिर्फ 6 महीने का ही डेप निकालना है। पहले इस बात पर सब समझ गए? वाई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो अब निकाल लो डेप्रिसिएशन। M1 का कितना आएगा और M2 का कितना आएगा? ठीक है, M1 का आएगा 173,250, समझ गए फिगर से? और M2 का 24750। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 24750। तो पहले बस देख लो, अभी लिखना कहीं नहीं अकाउंट के अंदर, बट कैलकुलेशन ओके हो गई, कोई भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अभी इसको लिख के ही छोड़ रहा हूँ, बाद में पुट कर दूंगा। अब ऑरेंज कलर हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर फोकस करना। M3 आपने 8 लाख रुपए की खरीदी थी, दिख गई ऑरेंज कलर M3। अब वो भी आपने 1 अक्टूबर को ही खरीदी है, राइट? तो उस पर भी जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो बचे हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का लगाओगे। क्लियर हो गया जी पॉइंट? ठीक है, तो M3 का 10% डेप्रिसिएशन निकाल लो, 6 महीने का 40,000। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब तीनों डेप्रिसिएशन की फिगर्स देख लो अपनी आंखों से कि आप संतुष्ट हो। M1 की, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, M1 की है 173,250, ओके। M2 की 24,750, ओके। और M3 की 40,000, ओके जी। तो ये तीनों फिगर लेकर चलें अकाउंट के अंदर। चलो, पहले कम से कम ये 3 तो फिगर लिखे ना, डेप्रिसिएशन तो लिखें। चलो, तो कहाँ लिखें डेप्रिसिएशन? PFD। तो 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन, इसमें तो खाली M2 का लिखना जो आपने निकाला था 24,750, और 31 मार्च 2023 दोबारा से बाय डेप्रिसिएशन, इसमें M1 और M3 का लिख रहा हूँ जो आपने निकाला था। M1 का निकाला था 173,250 और M3 का आपने निकाला था 40,000। दोनों को जोड़कर बाहरी भी मैं ही लिख देता हूँ, 2,13,250। तो लिख लो, देख लो, बता दो। पेट में दर्द हो तो भी बताओ, या कोई टेंशन लग रही है तो भी बताओ। तो ठीक है, तीनों फिगर वही लिखी हैं, देख लो। कहो तो कलर भी कर देता हूँ। M1 का 173,250, M2 का 24,750 और M3 का 40,000। तीनों फिगर वही लिखी हैं जो आपने बताया। बाकी हाँ, डेट्स की हेरा फेरी आप ही समझाओ, क्यों है करी ऐसे, मैंने बताओ। M2 का अलग क्यों लिखा और M1 और M3 का अलग नीचे क्यों लिखा? बेच रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि M2 आप बेच रहे हो ना 1 अक्टूबर को, तो इसीलिए उसकी का डेप 1 अक्टूबर को लिखा, तो अलग लिख दिया। बट फिगर क्लियर हो गई? चल, ये तो खाली अभी एक काम हुआ है, लेकिन अभी दूसरा काम बचा है। अब ये तो डेप्रिसिएशन लिख लिया। अब जो मशीन बेची है उस पे फोकस करते हैं। तो मैं बाकी सब फिगर्स हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन से आप बचे रहो। तो मैं बाकी सारा सवाल ही हटा देता हूँ ताकि नज़रें बिल्कुल चील की तरह आपकी सिर्फ मुद्दे पर जा रहे हैं। तो अब सिर्फ M2 पर फोकस करना सारे बच्चे, बाकी सारी फिगर्स हटा देते हैं। बाकी मुझे किसी और फिगर से मतलब नहीं है, मैंने सब लिख लिया। सिर्फ M2 पर फोकस करना है आपको, ठीक है। M1 भी हटा देता हूँ, सिर्फ M2 पर फोकस करना है, ठीक है। अब ये जो M2 है, M2
इसकी वैल्यू थी 495, यही दे रखी थी, और आपने इसका 6 महीने का डेप्रीसिएशन भी निकाल लिया, कितना 24,750। तो एक बार मैथमेटिक्स करो, 495 में से 24,750 भी माइनस करना, एक बार जब तक करो, 495 में से 24,750 भी माइनस करो, 470,250, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू 1 अक्टूबर वाले दिन बची है 470,250। तो इस फिगर से आप संतुष्ट हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर भी बोल रहा हूँ वैल्यू 470,250, ओके। अच्छा, अब इस मशीन को आपने बेच दिया है 3.5 लाख रुपए में मात्र, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? वेरी गुड। तो कितना लॉस हो गया? 1,20,250 रुपए का। तो क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? तो आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 1,20,250 रुपए का। तो तीनों फिगर हाईलाइट कर रहा हूँ दिखाने के लिए। बुक वैल्यू 470,250, बेचा आपने 3.5 लाख रुपए में, और लॉस हो गया 120,250। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं तीनों फिगर में? चलो, तो अब आपसे पूछ लेते हैं, अब जब हम कोई भी मशीन बेचते हैं, जैसे ही हमने एक मशीन बेची, तो अब देख लो ध्यान से, जैसे ही हमने एक मशीन बेची तो आपको अब मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ? नहीं, बाय बैंक नहीं, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि अब हम उस मशीन को एक दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस अकाउंट का नाम होता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो जो भी मशीन आप बेच रहे हो, उस मशीन को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसकी बुक वैल्यू लिख लेते हैं, जो फिगर आपसे निकलवाई थी, 470,250, 470,250। ठीक है, तो 470,250 लिख लिया पहले सबने? ठीक है, तो 470,250, 470,250, और वो ट्रांसफ़र होकर अब आपके मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा, टू मशीन अकाउंट के नाम से। बिल्कुल सही, 470,250। तो यहाँ लिखेगा। तो अब इसको एब्जॉर्ब कर लो पहले, इतनी बात एब्जॉर्ब करके बताओ कि एब्जॉर्ब हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो बस, तो जो भी मशीन बेचते हैं हम, उसकी बुक वैल्यू को यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर लिया। पहले इतना काम ओके हो गया? ठीक है, अब दूसरा खेल। अब जो मशीन आपने बेची है ना, ये वाली M2 जो मशीन आपने बेची, इस मशीन पर हमने जितना भी डेप्रीसिएशन लगा रखा है M2 का, जितना भी टोटल डेप्रीसिएशन है इस मशीन का, हमें वो भी क्लोज करना है। अब तो मशीन 2 का डेप्रीसिएशन अगर आपको याद हो तो आप बताओ, नहीं तो मुझे जितना याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। पहले साल तो था शायद 50,000, यही था। फिर दूसरे साल था 55, और तीसरे साल था 24,750, जो ये निकला भाई, यही था। तो एक बार इन तीनों को भी जोड़िए जी। 50 और 55 कितना हो गया? 1,05,000, 1,05,000, 1,29,750, राइट। यही आ रही फिगर। तो हमें अब इस मशीन के टोटल डेप्रीसिएशन को भी क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि आपने इस डेप्रीसिएशन को पीएफडी में लिखा था और अब ये मशीन बेच दी,
तो इस मशीन के इस टोटल डेप्रिसिएशन को पीएफडी से क्लोज करेंगे। ठीक है जी, तो ये फिगर पहले ओके हो गई 129,750। अब इसको देख लो कहाँ लिखना है, याद रखना 2 जगह। तो एक तो पीएफडी अकाउंट में आ जाओ और डेबिट साइड पर आ जाओ। हाँ, टू मशीन अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन चलो आप मशीन डिस्पोजल ही लिख लो। हाँ, 129,750। ठीक है जी, लिख लिया। अब इसको दूसरी जगह लिख लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में बाय पीएफडी यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 129,750। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन अभी करवाऊंगा, वो मेरी ही गलती थी तो इसलिए आपने भी करा, लेकिन पहले ये लिख लो। तो बट फिगर समझ आ गई थी कैसे निकली है? ठीक, बाकी करेक्शन करवा देता हूँ छोटा सा। जो मशीन हमने ट्रांसफ़र करी या क्लोज करी थी ना पहले फिगर, उसमें वो मैंने बुक वैल्यू लिखवा दी थी, वो मेरी गलती थी, कॉस्ट लिखनी थी, राइट। तो वो फिगर आप कृपया चेंज कर लीजिए, उसमें मशीन की कॉस्ट लिखनी थी, तो मैं फिगर चेंज कर रहा हूँ, 6 लाख लिख लीजिए। कॉस्ट लिखनी थी मशीन की, तो वो फिगर आप लाल कलर से मैंने चेंज कर दी, कॉस्ट लिख लीजिए, है ना। वहाँ पे भी चेंज कर लेना, मशीन अकाउंट में भी मैंने बुक वैल्यू लिखवा दी थी वो कैलकुलेशन वाली चक्कर में, तो इसको 6 लाख कर लेना कॉस्ट। तो ये मशीन, इसका मतलब हमारी क्लोज हो गई, ये मशीन हमने बेच दी, हमारा मशीन बेचने का काम ख़त्म, मतलब थोड़ा सा ख़त्म। अच्छा, अब मशीन बेची कितने की, मतलब बाय बैंक। ठीक है, तो वो आप मशीन डिस्पोजल में लिख लो, बाय बैंक अकाउंट 3,50,000। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, सेल वैल्यू। या फिर लॉस या प्रॉफिट देगा। हाँ, तो जैसे उसमें उसने सेल वैल्यू दे दी थी और फिर आपने लॉस भी निकाल लिया था, सही, तो उसके लिए आप लिख लो बाय पीएनएल अकाउंट 1,20,000, कितना था लॉस, 250, 1,20,250। तो ये हो गया लॉस। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट आपका अपने आप टैली कर जाता है, तो दोनों साइड 6 लाख आ जाएगा। तो बेसिकली बस आपको जब मशीन बेचनी है तब 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि मशीन को क्लोज करना है, उसके डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, और जो लॉस आ गया वो निकाल के लिखना है। ठीक है जी, फिगर कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, इसमें हम लिखते हैं टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी मशीन 2 का था। तो मैं फिगर्स भी दोबारा से बता देता हूँ। पहले साल था 50, है ना, मशीन 2 का, दूसरे साल था 55 और तीसरे साल था 24,750। तो ये मशीन 2 के पूरे जीवन का डेप्रिसिएशन एक साथ हमने क्लोज कर दिया, 129,750। मतलब पीएफडी ना बनाते, डेप्रिसिएशन तब भी ट्रीटमेंट सेम होता। नहीं तो उसमें जो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस नहीं बचता। डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप हर साल लिखते हो 2 पीएफडी और बैलेंस नहीं होता, उसको हम लिखते हैं बाय पीएनएल, तो ये क्लोज हो जाता है। दोनों में सेम रहता है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट तो दोनों में सेम ही तरह से बनता है, इसमें कभी भी बैलेंस नहीं बचता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कहता तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट ऊपर वाले की तरह बनाकर कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं तो मैंने बनाया नहीं।
चलो अब मशीन खरीदते हैं 8 लाख की जो खरीदी थी, बस वो कहाँ लिखोगे? हाँ, मशीन अकाउंट में लिख लो टू बैंक अकाउंट 8 लाख, बस ख़त्म। अब क्लोज कर दो। तीनों साल ख़त्म, तीसरा साल ख़त्म। तो जोड़ो 27 और 8 35, ठीक है। और 35 में से 6 माइनस कर दो, 29 लाख। तो बाय बैलेंस CD मतलब बैलेंस बच गया 29 लाख। तो बस 3 ही साल का क्वेश्चन था, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर मतलब फिनिश हो गया। मशीन अकाउंट आगे नहीं बनाना। और PFD अकाउंट भी ऐसे ही टोटल क्लोज कर दो। PFD अकाउंट का टोटल बताओ क्रेडिट साइड का। जो बच्चा मैथ्स में होशियार है, 7,10,500। तो 7,10,500 में से 129,750 माइनस करो। 129,750 मतलब बैलेंस क्या बचेगा वो निकालना है। फाइव एट, पहले उसको आने दो, फिर उसको तो आने दो पहले, फिर भी हाँ तो उसको तो आने दो, 1 बाय 1 ही तो, ऐसे तो फिर सारे भाग जाएंगे। चलो तो अगला प्रश्न करते हैं। धुएंधार ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 सुंदर सुशील ढांचे। नहीं नहीं नहीं, तीनों चीज़ें देखो अच्छे से बनानी है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मोनिका टेक्सटाइल प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो वो तो चलो मैं करवा दूंगा ओरली, ठीक है, तो वो आप छोड़ दो। आपको बनाना है ढांचा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले बनाओ, फिर पढ़ के बताऊंगा सारी बातें। तो आप लिखते रहना, मैं ओरली लिख रहा हूँ। स्टॉक एट कमेंसमेंट मतलब ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो लिखते रहो फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो डेबिट साइड, ठीक है, फटाफट हाथ चलाते रहना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद है परचेज एंड सेल। तो परचेज को तो मतलब डेबिट साइड लिख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज और सेल रिटर्न ही है। हाँ अभी अंदर लिख लो, अंदर के कॉलम की तरफ लिख लो। और सेल को क्रेडिट साइड लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट में, अंदर के कॉलम में। क्या पता सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हो, देख के आता हूँ पहले। वैसे देखना नहीं चाहिए कभी, टाइम वेस्ट होता है। हमको तो आइटम वाइज आइटम लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में डेबिट साइड, तो ये भी लिख लो। हाँ तो फटाफट लिख लो, ठीक है। उसके बाद फ्यूल, पावर एंड लाइटनिंग, ठीक है, तो ये भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिख लो। उसके बाद है जी सैलरीज। हाँ ये PNL अकाउंट में डेबिट में, लेकिन अंदर लिखना, अभी अंदर अंदर समझ रहे हो, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। चलो दिखाई देते हैं, हाँ आउटस्टैंडिंग है, चलो दिखाई देता हूँ। अब ये पिछला नहीं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, छूटता रहा, पड़ोसी से देखो, नहीं तो इसी में आधे बाल सफ़ेद करवा दोगे तुम तो मेरे। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। एक ही बार बोलूँगा, सुन के फटाफट लिखना है शार्प तरीके से। मार्च की सैलरी कह रहा है आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मार्च की मतलब 1 महीने की सैलरी कितनी आएगी? 1 लाख। वेरी गुड, 1 लाख, शाबाश। तो अब आपको ये 1 लाख रुपए की सैलरी 2 जगह लिखनी है।
आउटस्टैंडिंग सैलरी दो जगह लिखनी है, कहाँ कहाँ? सही, एक तो सैलरी में प्लस कर लो, कर लिया प्लस, फटाफट करते रहना, हाथ तेज़ी से चलाओ। और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ठीक है, अब फास्ट लिखना है, इतना फास्ट तो आपको पकड़ना खुद पड़ेगा कि भाई ट्रीटमेंट दो लिखने हैं। लिख लिए दोनों? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। इनकम टैक्स, चलो तो लिखो ब्लंडर। कैपिटल में से माइनस होगी। हाँ, ये ड्राइंग्स होती है, तो इसको कैपिटल में से माइनस करो बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हो ना, उसमें से माइनस करके लिखो। कैपिटल जब आएगी तब लिखेंगे ना, अभी तो ऐसे खाली खाली माइनस कर दो ना। माइनस 5,50,000, हाँ, क्योंकि ये ड्राइंग होती है। उसके बाद लोन टू एक्स, आपने एक्स को लोन दिया 5 लाख का है, तो कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, हाँ, तो लिख लो 5 लाख फटाफट। नहीं नहीं, लोन टू एक्स, इसका नाम है लोन टू एक्स, 5 लाख। ये बाहर ही लिख दो 5 लाख तो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब देखो आपको कितने रुपए मिला इंटरेस्ट? 30,000, तो ये कहाँ लिखोगे? वेरी गुड, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लो 30,000। इसमें accrued interest भी कितना? वो मेरे को पूछना था, अब मैडम आप क्योंकि होशियार हो तो आपने बता दिया, वेरी गुड। अब एक्स को देखो, आपने लोन दिया था, ऊपर 10% पर एनम रेट भी दे रखा है, तो 5 लाख का 10% निकालो, कितना आएगा? वेरी गुड, तो इसका मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 50,000, लेकिन आपको नीचे कितना मिला है? सिर्फ 30,000। तो इससे आपको ये पता लगता है कि देयरफॉर एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 20,000। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो है इसको दो जगह लिखना है, मैं जहाँ जहाँ बोलूँगा वहाँ वहाँ लिखो। एक तो P&L में इस वाले इंटरेस्ट में प्लस कर दो, तो लिखो एक्रूड इंटरेस्ट को 30,000 में ही जोड़ लो, लिख लिया। और दूसरी जगह इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख लो। ठीक है, तो लिख ले दो जगह, अपने पड़ोसी का भी देखते रहना साथ साथ। तो P&L में जोड़ लो और एसेट साइड में लिख लो। चलो, तो ये भी खेल खत्म। इसके बाद अप्रेंटिस प्रीमियम मिला आपको 4.5 लाख। ये मतलब जब आप कहीं पर ट्रेनिंग करते हो, नौकरी करते हो, तो वहाँ से पैसे मिलते हैं। P&L क्रेडिट, हाँ, तो P&L में क्रेडिट में लिख लो, आपको पैसे मिल गए, इनकम हो गई। उसके बाद रेंट 4 लाख, ठीक है, P&L में डेबिट में लिख लो। उसके बाद रेंट ओइंग, नहीं, रेंट ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, हाँ, तो बैलेंस शीट, वेरी गुड, लायबिलिटी में लिख लो 60,000। ठीक है, फटाफट लिखते रहना, मिस ना हो जाए कोई आइटम। लिख लिया, यहाँ तक पहुँच गए? ठीक है। उसके बाद है अगला फर्नीचर 5 लाख, एसेट, ठीक है, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में लिख लो, एसेट में फटाफट 5 लाख अंदर लिख लेना। अब इसके ब्रैकेट में वैसे तो दिया है कि हमने 1 लाख का फर्नीचर तो 1 अक्टूबर को ख़रीदा है, 6 महीने का डेप लगाएंगे। वैसे फर्नीचर का डेप दे रखा है नीचे 10% पर एनम, हाँ, तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए पर 6 महीने का डेप लगाना है।
और बाकी बचे हुए 4 लाख के फर्नीचर पर पूरे साल का। तो 4 लाख का तो पूरे साल का निकाल लो 10%, 40,000, और 1 लाख का 10% 6 महीने का 5,000। तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 45,000। अब इसको दो जगह कहाँ कहाँ लिखोगे? ठीक है, तो एक तो एसेट में से माइनस कर दो, ये फर्नीचर में से ना माइनस कर दो, तो कर दो फर्नीचर में से 45 माइनस कर दो, और दूसरा इसको P&L के डेबिट साइड पर लिख लो। ठीक है, फर्नीचर में से माइनस कर दो और P&L के डेबिट साइड पर लिख लो। तो यहाँ तक सारे ट्रीटमेंट आइटम ओके हैं। उसके बाद अगला है BR और BP, और BP लाइबिलिटी। ठीक, हाँ, तो लिख लो फटाफट। बैलेंस शीट में BR लिख लो एसेट में, और BP लिख लो लाइबिलिटी में। उसके बाद प्लांट बैलेंस शीट में एसेट, ठीक है, तो ये लिख लो एसेट में 72 लाख। इसमें नहीं है डेप्रिसिएशन। उसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर लिख लो एसेट में और क्रेडिटर लिख लो लाइबिलिटी में। डेटर चाहे अंदर लिख लेना अभी, क्योंकि प्रोविजन है। तो डेटर अभी आप अंदर लिख लेना 28 लाख। उसके बाद कैपिटल 1 करोड़, तो हाँ, तो ये लाइबिलिटी में कैपिटल जो लिखते हैं 1 करोड़ वहाँ पे लिख लो। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। उसके बाद कैश बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख लो 19,50,000। तो कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब एक एक ट्रीटमेंट पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कहाँ कहाँ लिखना है? ठीक है, तो फटाफट लिखो। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख लो और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लो। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिख लो, बैलेंस शीट के एसेट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। उसके बाद सेकंड में लिखा है गुड्स 5 लाख रुपए के आपने बेच दिए, बट नो एंट्री वॉज पास्ड। तो एक तो सेल्स में ऐड कर लो 5 लाख, और दूसरा एसेट में किस में ऐड करोगे? डेटर्स में। हाँ, डेटर में, क्योंकि सेल की एंट्री होती है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल में भी जोड़ लो 5 लाख और डेटर में भी जोड़ लो 5 लाख। तो लिख लो फटाफट, भूल जाओगे, मुंडी नहीं हिलाओ। हाँ, लिखते रहो साथ साथ। तो डेटर में जोड़ लो 5 लाख, दिख गया? डेटर बैलेंस शीट में होगा ना, 28 लाख लिखा ही होगा पहले से, उसमें 5 लाख और जोड़ लो। और सेल्स लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ऊपर लिखा होगा। सेल्स आपने लिखी थी ना, ऊपर कुछ लिखी होंगी, 1,80,00,000 है ना, उसमें 5 लाख और जोड़ लो। तो दिख गई अपनी अपनी सेल्स कहाँ लिखी हैं और डेटर कहाँ लिखे हैं, उनमें ऐड कर लो 5-5 लाख। चलो आदित्य, अब थर्ड वाला तुम बताओ, क्योंकि सेकंड की तरह ही है। इसमें गुड्स खरीदे 7 लाख के, लेकिन एंट्री नहीं पास करी। ठीक है, ये तो बच्चे कोई भी बता देगा। दूसरा बताओ। परचेज में प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही, और क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। तो 7 लाख रुपए को परचेज में प्लस कर दो जी, और क्रेडिटर में प्लस कर दो जी। तो लिखा होगा ना, एक तो क्रेडिटर आपने लिखा ही था अभी, 13 लाख कुछ लिखा होगा है ना, उसमें 7 लाख जोड़ लो बैलेंस शीट में। और परचेज भी आपने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में,
उसमें भी 7 लाख रुपए जोड़ लो। जोड़ लिया दोनों जगह? ठीक है, अपने पड़ोसी को देखते रहना, पड़ोसी की सांसें चेक करते रहो, बीपी देखते रहो, सही चल रही है? सही है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्रिएट 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स आपके कितने रुपए के थे? 33 लाख के। तो इसका 2% निकाल लो, वो आ गया 66,000। तो अब इसको दो जगह बताओ कहाँ कहाँ लिखोगे? वेरी गुड, सही। तो P&L में डेबिट कर लो और डेटर में से माइनस कर लो। तो लिख लो फटाफट। ठीक है आदित्य, गलत तो नहीं बता रहा? देख लो भाई, P&L के डेबिट में लिखना है और डेटर में से माइनस करना है। तो 66,000 रुपये P&L में डेबिट और डेटर में से माइनस। और एक और एडजस्टमेंट बची है, वो भी पढ़ लेते हैं ऑरेंज कलर में। अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल वॉज फॉर 3 ईयर्स। ओ माई गॉड, अप्रेंटिस प्रीमियम अभी ऊपर मिला था ना हमें, कह रहा है वो 3 साल के लिए मिला है, मतलब 2 साल का तो आपको एडवांस में मिल गया। तो ये जो 4.5 लाख रुपए आपने लिख रखे हैं, तो अब ये तो 3 साल के मिले ना, तो 1,50,000 हो गया 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो गया एडवांस? 3 लाख। तो अब ये 3 लाख रुपए एडवांस को दो जगह कहाँ कहाँ डील करोगे? एक तो लाइबिलिटी में लिख लो और दूसरा इस अप्रेंटिस प्रीमियम में से माइनस कर दो। तो 3 लाख रुपए को अप्रेंटिस प्रीमियम में से माइनस कर देना भाइयों, और दूसरा इसको लाइबिलिटी में लिख लो। तो एक बार पड़ोसियों का चेक करते रहना। 3 लाख रुपए लिख लिया दोनों जगह, प्रीमियम में से माइनस कर दो और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख लो। इसको बोलते हैं प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है शौर्य बाबू, चलो तो सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारी पोस्टिंग हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब बिल्कुल शराफत से अच्छे बच्चों की तरह पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, उस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में डालना, फिर नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट को फिर कैपिटल में जोड़ना, फिर बैलेंस शीट का टोटल बताना। तो इतना काम करो, फिर बताना आंसर। चलो तो अब एडजस्टमेंट एंट्रियां भी देख लो जिनको नहीं आती। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर सेल की एंट्री तो मैंने बताई दी थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। हाँ, ये आप लिख भी सकते हो। फिर क्वेश्चन ने कहा था ना एडजस्टमेंट एंट्रियाँ करनी है। फिर प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और जो नेट प्रॉफिट आपका निकला उसको कैपिटल अकाउंट में डालने की ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो बाकी ग्रॉस प्रॉफिट का उत्तर मैं ही दिखा देता हूँ, आप तो टाइम वेस्ट करोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो जी भाइयों बहनों, आएगा 64 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 64 लाख। टोटल आएगा 2,15,00,000। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करोगे P&L अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट का फाइनल उत्तर आएगा 48,89,000। तो ये लिख सकते हो आप 48,89,000। और इस नेट प्रॉफिट को फिर आप कैपिटल में जोड़ेंगे, ये रही कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो फिर बैलेंस शीट का फाइनल टोटल आएगा 1,69,59,000। दोनों साइड का ये बैलेंस शीट है, एसेट एंड लाइबिलिटी मैच्ड। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा कूल डाउन क्वेश्चन।
गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। तो बस आपको 5 एंट्रियां बतानी है वन बाय वन, क्या क्या होंगी पढ़ मैं देता हूँ, बाकी फिर आप बताने की कोशिश करना। हाँ ओरल मतलब मैं लिख दूंगा, बाकी आप आंसर लिख लेना। फर्स्ट में लिखा है गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न्ड बाय वर्मा वर एंटर्ड इन सेल्स बुक। तो देखो हमने मतलब गुड्स जो हैं 2000 रुपये के वो रिटर्न करे वर्मा ने, यानी कि एक सेल रिटर्न हुई, लेकिन हमने गलती से देखो उसको रिकॉर्ड कर लिया कहाँ, सेल्स बुक में, मतलब आपने उसको सेल की तरह समझ लिया। तो सेल रिटर्न को आपने सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया, और फिर आगे लिखा है एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वर्मा के अकाउंट में फिर आपने क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब वर्मा में तो कोई गलती नहीं है, उसको तो आपने क्रेडिट करना था, वो तो सही हो गया। लेकिन 2 गलतियां जो हुई हैं वो ये कि सेल रिटर्न की जगह आपने सेल लिख लिया। तो बताओ एंट्री, मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हाँ 4000। तो लिख लो आंसर पहले तो, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना चाहिए। हाँ मतलब शॉर्ट में लिख लो ना तो आपको याद रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ओरल बताना है फिर उसके बाद रिटर्न लिखना है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये वाला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेकंड वाला चलो ओरली बता देना चाहें। गुड्स वर्थ 1500 बॉट बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक। मतलब समझ गए, मैं बाकी समझा देता हूँ। तो बेसिकली प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए 1500 रुपये के गुड्स खरीदे, लेकिन उसने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। मतलब था ये ड्राइंग्स, लेकिन उसने परचेज लिख लिया। तो बताओ प्रिंसिपल एरर है या रिकॉर्डिंग एरर है, तो क्या बनेगी एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए, और टू परचेज अकाउंट, परचेज उसने जो गलत लिखा उसको उल्टा कर देंगे। हाँ तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ गलती को उल्टा कर देंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद चलो थर्ड, चेक फॉर 500 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम अभी वॉज डिसऑनर्ड। तो देखो हमें एक चेक मिला, वो डिसऑनर हो गया। तो मैं वैसे चेक डिसऑनर की एंट्री बता देता हूँ। चेक डिसऑनर की एंट्री होती है अभी डेबिट टू बैंक, लेकिन अब आप देखना गलती, अब यहाँ से जब हमको पोस्ट करना था तो अभी के लेजर अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए, लेकिन अब आप आगे गलती पढ़ो, देखो हमने क्या कर दिया, लिखा है हमने गलती से पोस्ट कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। तो ये गलती कर दी जो आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने। तो अभी के अकाउंट में पोस्ट करना था डेबिट में, लेकिन आपने गलती से सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो बताओ क्या करेंगे आंसर? अभी डेबिट 500 और टू सेल रिटर्न अकाउंट। क्यों सस्पेंस की? बस दोनों गलती ठीक होगी। देखो अभी में 500 डेबिट हो गए और सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दिया तो 500 कट गए। तो सेल रिटर्न कट गया और अभी डेबिट होना था वो डेबिट हो गया। चलो तो अभी तक तो 3 में से आपके 0 नंबर है। अब चौथा जो सबसे आसान होता है वो कम से कम सही करो ताकि 1 नंबर तो आए। टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल बुक was carried forward to the next page as 680 instead of 860 अंडरकास्ट। तो सेल्स बुक अंडरकास्ट कर रखी है, तो बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितना डिफरेंस है? 180। ठीक है, और उसके बाद 5वां और बताने की कोशिश करो। एन आइटम ऑफ 500 रुपी
रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, ये भी सिंपल है, मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, इसमें सिर्फ उसने ना प्रीपेड को ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं करा, मतलब रिकॉर्ड बोल दिया मैंने, सॉरी। तो खाली हम प्रीपेड को ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी टू सस्पेंस अकाउंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलो ठीक है, तो बस 5 में से आपका 1 नंबर आ गया, 2 आ गए, ठीक है 2 आ गए। चलो डन, 5 एंट्रियाँ थी ना, तो 5। चलो